मेरे भाग्य से बचे खुचे श्रोताओं, मंदिर की घंटियों के संग आरती के स्वर, मंदिर के घंटियों के संग आरती के स्वर गूंजती ऋचाएं अविराम लेके आया हूँ। काशी का निवासी अनिल मेरा नाम, मैया यमुना को गंगा का प्रणाम लेके आया हूँ। थोड़ी देर मुझे भी सुन लीजिएगा। कवि मैं बहुत बड़ा हूँ और बहुत बढ़िया कवि हूँ। ये हंसने का विषय नहीं है, ये युग की मांग है। मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, अपनी प्रशंसा खुद करो। इसलिए मैं बड़ा कवि हूँ और बहुत बड़ा कवि हूँ। 2-4 मिनट सुन लीजिएगा। मैं घर से चला था तो बहुत अच्छा था, मंच तक भी आया तो बहुत अच्छा था। बैठे बैठे तबीयत ऐसी हो गई कि 10 डोलो खानी पड़ेंगे। आगे जो लोग बैठे हैं 10 ठो डोलो, मतलब 2 से तो ये ठीक हो गए, लेकिन हमारी बीमारी थोड़ी लंबी है तो उनको 10 खाने पड़े। आगे जो लोग बैठे हैं बस मुझे इन्हीं 5-6 लोगों से मतलब है। पीछे मुझे दिखाई नहीं देता और आगे लोग। अब कवि सम्मेलन समापन पे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, मैं बीच में हूँ। 2-4-5 मिनट मैं सुनाऊंगा। बस उतने देर के लिए आप कविता न समझ में आए तो भी हंसिए, समझ में आए तो भी हंसिए। इससे जो बाद के कवि होते हैं उनका मनोबल ऊंचा रहता है। वो समझते हैं कि हम भी जम गए और वो काम उनका निकल गया। वरना जिस कवि सम्मेलन, जिस आयोजन को ध्वस्त करना हो, शहर के 30-40 मनहूस चेहरे लाके सबसे आगे बैठा दीजिए। बहुत अच्छा। और खूब बड़े कवि को बुलाइए आके, हाँ बेटा चलो तुम सुनाओ। तो जब लोग तरोताज़ा होते हैं, शुरू आते हैं एकदम, कवि सम्मेलन है, कवि सुनना है, जिला प्रशासन का आयोजन है, देशभक्ति का ज्वार है, खूब आनंद से सुनते हैं। अब 4 घंटा बीत जाने के बाद जिस कवि का नंबर आता है, थक तो जाते हैं। उनकी हत्या करनी हो तो वो मनहूस चेहरे बहुत काम आते हैं। और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, किसी कानून में ऐसा लिखा नहीं है कि कवि माइक पे मर जाए तो सुनने वाले पे कोई धारा लगेगी, और हास्य कवि हो तो उन मनहूस चेहरों को देख के मर ही जाएगा, उसको मरना ही पड़। हमारे साथ हुआ दीदी, हमारे साथ हुआ। मैं थोड़ा सा आपको जागृत कर लूं फिर सुनाता हूं। हम क्या है, हम इतने ज़्यादा देशभक्त हैं कि हमने मोदी जी का चयन किया, देश सुरक्षित हाथों में दे दिया और तब से निश्चिंत है। हाँ सर, हमको कोई चिंता है नहीं, क्योंकि हमने जिनको चुना है वो सबको मतलब धोते रहेंगे। हमारे कोई सीमा से लेकर कहीं तक कोई चिंता नहीं। हमारे साथ हुआ, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा हम लोग गए लंदन। तो बड़े बड़े कवि, हम अभी नए थे, शुरुआत हमको करनी थी। लोगों ने क्या किया, 40 अंग्रेज लाके आगे बैठा दिए। कहे पंडित जी जम के दिखाइए, आइए सुनाइए। हमको अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा, उनको हिंदी ना आए, हम कुछ भी सुना रहे हैं, मुंह लटका कर बैठे। अच्छा, नीचे संचालक जमो दिखाओ। अब यहाँ से जो काम करे वो कवि। 40 अंग्रेज, हिंदी का कवि, कुछ भी सुनाइए, बैठे। हमने नॉन स्टॉप 45 मिनट संस्कृत की कविताएं सुनाई। वो 40 बेहोश,
दूतावास ने कहा पंडित जी आपने ये क्या किया, आपकी रचनाएं सुन के 40 बेहोश हो गए। हमने कहा ये जालियांवाले बाग का बदला है। ऐसे दुनिया रहता है। इस तरह से। जा रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं आप बैठिए, तो ऐसा नहीं होता। देखिए मुझे सुनना बहुत सौभाग्य का काम है। हम जल्दी प्राप्त होते नहीं हैं, कहीं टीवी ओवी पे नहीं आते। हमको सुनना होता है तो साक्षात सुनना पड़ता है। बीच में आप उठ के जाएंगे अच्छी बात नहीं होगी। अभी हमारे बाद बहुत बड़े कवि आने वाले हैं, इनका फोटो ले जाके आप भी अपने बेडरूम में लगाइएगा। तो रक्त की संचार जो है, जब भी आपका बीपी लो होगा तो आप इनको देखेंगे तो धमनियाँ इंद्रियां काम करना शुरू कर देती हैं। तो आप अभी ऐसे उठ के मत जाइए। सुनिए, मैं एक दो रचनाएं आपको सुनाता हूँ। और वैसा इस तरह की बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ और करता हूँ नहीं। ये हेमंत पांडे जी बैठे हैं, तमाम लोग, लेकिन आप थोड़ी सी जागृत हो जाइएगा तो हमारी कविता भी कविता आ जाएगी। वरना हम आदमी कम हैं, कवि ज़्यादा हैं। हाँ, आदमी कम है, कवि ज़्यादा हैं, इसलिए हमको सुनने के लिए थोड़ा सा आपको जागृत होना पड़ेगा। सर आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि हम पढ़ ले जाए, वरना कब हमारे ऊपर भूत सवार हो जाए ये हम खुद नहीं जानते हैं। इसलिए हमको हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गरियाएं। कोई भी समा दरवाजे से गुजरे तो उसको गरियाना शुरू कर दे। लोग समझते थे कि पंडित जी है, बुजुर्ग आदमी, आशीर्वाद दे रहे होंगे, तो कुछ बोलते नहीं थे। और बाबूजी बहस बहस के और गरियाए। मृत्यु करीब आई तो हमको पास बुला के बोले, बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब बताइए, जिसके बाप ने पूरे जीवन पूरे गांव के लोगों को गाली दी, अब ऐसा वो क्या करे कि पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। पिताजी मर गए। उनके मरने के बाद हम दो भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पे बैठते हैं। जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे थे इसके पिताजी थे, जो केवल गाली देते। सर, पुलिस चाहे औरैया की हो या हमारे बनारस की, पुलिस यदि मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा, चाहे आप किसी तरह से सन्नद्ध हो करके गाड़ी चला रहे हैं। कोई नहीं मिला हमारे बनारस में, तांगा चलता है, तो एक तांगे वाले को यातायात पुलिस ने पकड़ा है और उसका चालान काट दिया। यातायात पुलिस ने कहा कि भाई हम पर तो कोई लागू नहीं होता नियम। दोनों की बातचीत है। साहित्य में से गुणभूत व्यंग्य कहते हैं। आज आनंद आएगा, कल परसों और आनंद आएगा जब इसका पूरा अर्थ समझ में आएगा। दोनों की बातचीत है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, नहीं कुछ गंभीर समस्या में है। मैं बैठे तो अग्रिम पंक्ति में है तो होंगे कोई बड़े आदमी ही, मतलब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चाल चलन लूर लक्षण अच्छे दिख नहीं रहे। मैं इतना बढ़िया कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं। जानते हैं मैं काशी गंगा किनारे रहता हूँ। हमारे काव्य पाठ में जो इस तरह की हरकतें करता है उसको बहुत बाद में नुकसान होते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजग कर रहा हूँ कि मतलब आपको कोई दिक्कत न हो। बाकी कोई बात नहीं है, आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है। हमारी आंख बचा के मेरी दृष्टि आप तक न पहुँचे, बस इतना क्षमा कीजिएगा। वो क्या है कि आदमी कथा वाच रहा है और आप उनके कान में जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका के बात में कह रहा है कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद चलो वहाँ मिलेंगे, तो ये बात अच्छी नहीं है। मैं क्या एक रचना सुना के जाने दें? हाँ, एक बहुत जल्दी एक छोटी सी 25 मिनट की रचना सुना के
सुना रहा था? हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, आप छंद सुनिए कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा मेरा रूट पर मीट ही बेढंगा है। यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा मेरा रूट पर मीट ही बेढंगा है। यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट पर मीट ही बेढंगा है, और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। एक छोटा सा एक व्यंग और सुन लीजिए। हाँ, अरे तो आप तो कृपा करके जल्दी मान गए, नहीं तो बहुत लोग तो 4 बजे भोर में मानते हैं। तो बहुत आपका आभार कि आप मान गए, नहीं तो आप जब तक न मानते हम तब तक मनवाते, हम बिना मनवाए मानते नहीं, लेकिन आप मान गए तो बहुत कृपा है। एक छोटी सी रचना सुना देते हैं, फिर ताकि आदरणीय को भी सुनना है। आप सुन लीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सुनो। एक मेरी छोटी सी अंतिम रचना सुन लीजिए। जब अन्ना आंदोलन में, अच्छा सर देखिए, अभी जज साहब ने वो आदेश पारित किया है कुत्ते कि दिल्ली में कुत्ते यहाँ से हटा दिए जाएंगे। आप समझिए, कल्पना कीजिए उन कुत्तों का क्या होगा जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल हुए थे, जो बड़े बड़े नेता मंत्रियों के गाड़ी सूंघते हैं, उनका क्या होगा? आखिर ही कहाँ जाएंगे? एक कुत्ता तो हमको फ़ोन करके कहा कि हमारे विषय में आवाज़ उठाइए। जज साहब ने कह दिया कि लाल किले तक जा करके कभी सम्मेलन सुने हैं, उतने संस्कारिक पवित्र कुत्ते कहाँ जाएंगे? वो कुत्ते दुखी होके कहे कि अब न भूखेंगे और न काटेंगे, न भूखेंगे न काट पाएंगे। जज साहब मिलाड, आखिर ये दिल्ली के कुत्ते कहाँ जाएंगे? चिंता का विषय है। अच्छा, पहले उतने नहीं थे, बाद में हमारे बिहार से भी कुछ चले गए। जब बिहार में शराबबंदी हो गई तो कुछ कुत्ते गाड़ी में भर के दिल्ली चले गए, तो वो सबकी चिंता है वहाँ। आप एक रचना सुन लीजिए। अन्ना आंदोलन में जब 60,000 लोग मैं हूं अन्ना की टोपी लगा के खड़े हो गए भ्रष्टाचार के विरोध में, हमारे गांव का एक पॉकेट मार भी चला गया था। हमने कहा दिल्ली पहुंच कैसे गए जहां 1-1 महीना जाने के लिए टिकट नहीं? कहा चुप रहिए पंडित जी, बिना मतलब के बोलते हैं, मैं भ्रष्टाचार के विरोध में गया था। 500 रुपये टीटी को दिया और आराम से एसी में सो करके दिल्ली पहुंच गए। जब ऐसे ऐसे लोग भ्रष्टाचार के विरोध में गए, 60,000 लोग खड़े हैं रामलीला मैदान में, मैं हूं अन्ना, भ्रष्टाचार के विरोध में। जिस देश में 60,000 लोग भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े हैं, वहां भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? तब इस कविता का जन्म हुआ। बस इसी तरह से सुन लीजिएगा कि आर्यावर्त भारतवर्ष में अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझसे ज़्यादा लोग अंग्रेजी में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट हैं। चूंकि मलयत समीर शस्य श्यामला भारत भूमि दक्ष है, इसलिए छोटे छोटे बड़े बाबुओं के आंगन में घोटालों का उपवन और बड़े बड़े मंत्रियों के आंगन में काले कारनामों का कल्प वृक्ष है। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के सारे दल छहाते हैं, देश में राष्ट्रीय एकता है, पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के सारे दल चाहते हैं, देश में राष्ट्रीय एकता है,
पक्ष विपक्ष मिलजुल के खाते हैं। यहाँ से सुनिएगा कि एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से, एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। आत्मा का संस्कार। आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी आत्मा नहीं मरती आप भ्रष्ट नहीं हो सकते। भ्रष्ट होने के लिए आत्मा का मरना बहुत जरूरी है। एक अति उत्कृष्ट विशिष्ट भ्रष्ट से मैंने पूछा कि मुझे भी भ्रष्ट होना है, कोई सरलतम उपाय सुझाइए। बोले आत्मा का अंतिम संस्कार करके आइए। नैतिकता का पूरी ईमानदारी के साथ श्राद्ध करने के बाद दलाली और बेईमानी का आचरण अपनाइए। धीरे धीरे भ्रष्ट तत्व खून में बढ़ने लगेंगे, सदाचार संक्षिप्त हो जाएगा। फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। फिर आप क्या, आपका पूरा खानदान भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। फिर आपके घर नवजात शिशु पैदा होते ही बोलेगा, हे जगत नियंता, विधायक बनूं या अभियंता। पूत के पांव पालने में हिलेंगे, सोचेगा अधिक माल कहाँ मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि गर्भस्थ शिशु को बाप रोज सुनाता है काले कारनामों के किस्से। घोटालों की जेवर से लदी हुई माँ सुनाती है रिश्वतखोरी की लोरी। बाप तिहाड़ गमन करता है और बेटा भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि सारे आरोपों को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा। बड़ा होने दे माँ, मैं भी संसद में जाऊंगा। सारे आरोपों को गलत सिद्ध करके दिखाऊंगा। बड़ा होने दे माँ, मैं भी संसद में जाऊंगा। और वही नौजवान किसी दिन किसी हम उम्र नौजवान को फटे हाल फुटपाथ पे देखने के बाद 50 लाख के वातानुकूलित बाथरूम में विदेशी साबुन से स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है, तो बच्चा दोहराता है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं। 50 लाख के वातानुकूलित बाथरूम में विदेशी साबुन से स्वदेशी घोटालों का दाग धो नहीं पाता है, तो बच्चा दोहराता है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं। विदा कीजिएगा कि घोटालों का दाग किसी नेता और मंत्री के दामन पे नहीं लगता। ये दाग लगता है उतुंग हिमालय के मस्तक पे, बलिदानियों के बलिदान पे, तिरंगे की शान पे। भ्रष्टाचार का दाग लगता है पूरे हिंदुस्तान पे, पूरे। मैं समझता हूँ लगभग 2-1 हफ्ते पहले इस कवि सम्मेलन की नींव रखी गई थी। आदरणीय जिलाधिकारी जी बैठे हुए हैं। तब से इनमें से एक भी कवि सर अपने घर में ढंग से नहीं सोया। अजय भैया का लगातार फोन आता रहा, भाई 15 तारीख तो याद है, भाई औरैया तो याद है, 15 तारीख तो। कभी ना समय देखा ना कुछ। रात में 12 बजे फोन करके पूछ रहे, और भाई क्या कर रहा हो? अब रात में 12 बजे एक शरीफ आदमी अपने घर में क्या कर रहा हो? मतलब कई बार सोते से जगा दिया। कुछ और याद नहीं रहा सर, केवल ये पता था औरैया और 15 अगस्त छप गया औरैया। यहाँ पर मैं 2 दिन पहले तिहाड़ जेल गया था, मैं कवि सम्मेलन के लिए गया था सर वहां। नहीं, आदमी सोचा वहीं से छूट के तो नहीं आ रहा सीधा। तो वो कवि सम्मेलन रखवाया गया था स्वतंत्रता दिवस पर तिहाड़ जेल में। तो वो सामने चौकी बिछा दी गई आतंकवादी टूंडा की। अब वीर रस का कवि और सामने आतंकवादी, पढ़ क्या पढ़ेगा? मैं गया और मैंने डायरेक्ट उसी से संवाद शुरू किया। मैंने कहा, हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हैं। कभी अयोध्या जाते हैं, कभी दिल्ली संसद भवन में आते हैं, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हैं, कभी अक्षरधाम में जाते हैं। एक बार औरैया भी हुआ हो यार? तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर घमंड और गुरूर हो कि आप लोग औरैया के रहने वाले हैं, तो वो तालियां देखना चाहता हूं जो अब तक इस सदन में ना आई हो। सुन तो लो क्या कही थी उस आतंकवादी टूंडा ने। कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा वो क्या? बोले हमारा पहला आतंकवादी जाता है और एक भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में आरडीएक्स फिट करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है।
बोले औरैया में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी। आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली। तो हम तो समझ गए डीएम साहब कहां फंसे हुए। ये हेमंत पांडे कार से आए हैं, 3 बार जाके देखा है कि गई। हेमंत पांडे हमारे बीच कानपुर से आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके आसपास के अंचल के लोग पूरे विश्व को हंसा रहे हैं। मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आएं और जो ये तपता हुआ माहौल है इसको थोड़ा सा वो हंसी में, गुदगुदाहट में परिवर्तित करें, ताकि इनके बाद फिर मैं एक अग्निधर्मा कवि आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आज बड़े संकट में हूं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही वो जो 2 कन्याएं बैठा के आपने भेजी थी पाकिस्तान निपटाने के लिए, मुझे ये लग रहा है कि मैं वही मिसाइल हूं जो उन्होंने वहां फिर फेंकी होगी। ये तमाम कवि आज वीर रस की आप तक बात पहुंचाएंगे, लेकिन जो आपको हंसाने का एक बहुत बड़ा सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे हेमंत पांडे हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं आगे से पीछे तक एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजें और मैं मनोयोग के साथ बुलाता हूं बात से आए हुए हेमंत पांडे। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय सर बैठे हैं, आपको सर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सीडीओ सर बैठे हैं, सर आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रज, हमारे सांसद जी आदरणीय शुक्ला जी को प्रणाम करता हूँ। हमारी दीदी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सौरभ भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि औरैया में साइकिल गायब हो गई। भाई साहब, औरैया में ही गायब नहीं हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में गायब हो चुकी है। भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत अच्छे। तालियां कम हैं, पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके एक बार बजाए। भैया भैया ये चाय पानी 10-5 मिनट के लिए, ये बड़े लोग हैं, खाते पीते ही रहते हैं अक्सर। आदरणीय सांसद, साइकिल बंद हो सकती है, चाय नहीं। हमारे गौरव चौहान जी ने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत की। आते आते वो कह रहा था सांसद जी से कि लपेटे में नेताजी मैं आता हूं, मैं आपको नहीं लपेटूंगा। गौरव चौहान को अभी शायद मालूम नहीं है वारसी जी के बारे में। वारसी जी ही आजकल सबको लपेट रहे हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है, और ऐसे क्रांतिकारी सांसद जो लोगों के लिए लड़ सकें, आप पे मुझे गर्व है और पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है कि ऐसे नेता हमने पाए हैं। हमारी दीदी जो हम लोगों के लिए खड़ी होती हैं। डीएम साहब की बड़ी तारीफ अजय भैया कई महीनों से कर रहे थे कि इतने ईमानदार जिलाधिकारी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो मैंने कहा सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे कानपुर में सर अधिकारी वो भी बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार। अच्छा, आपको मालूम है, आप इसीलिए हंस रहे हैं, वहीं से ताल्लुकात रखते हैं आप, हैं? अरे आप जिलाध्यक्ष जी हैं भाजपा के? अच्छा, जिलाध्यक्ष भाजपा को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए इस समय। जिसने जिसने भाजपा को कुछ कहा फिर वो कहने लायक नहीं बचा। तो मैं आपको भाई साहब कुछ नहीं कह सकता हूं, सही बता रहा हूं मैं आपको। हमारे कानपुर के भी लोग सर बड़े ईमानदार हैं। अभी हमारे विभाग के एक अधिकारी सर पकड़ गए थे घूस लेते, आधे घंटे बाद अब छूट के आ गए। हमने कहा भाई साहब आप पकड़े किस में गए थे? कहने लगे यार पांडे हमने घूस ली थी तो हम पकड़ गए थे। हमने कहा छूटे कैसे? बोला घूस दे के। ताली हाथ उठा के बजाओ एक बार सुबह। बहुत अच्छे। तो मैं अब शुरू होना चाहता हूं। देखिए दीदी ने भी मुस्कुरा दिया है, और ये कवि सम्मेलन प्रियंका बहुत अच्छा पढ़ के गई कि लड़कियां युद्ध करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। सब काम जब लड़कियां ही करेंगी, वैसे भी पुरुष सर बहुत दुखी हैं। एक टाइम का खाना हम लोगों को नसीब होता है, उसके बाद लड़कियां अगर सेनाओं में आ गई तो हम पुरुषों का क्या होगा? तो जिसका जो काम है सर वो करना चाहिए। सैनिकों का काम है वहां पर सीमा पर जाकर लड़ें, लड़कियों का काम है कि पतियों के लिए खाना बना के दें, बच्चों को स्कूल भेजें। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ कर गई, आवागमन बहुत तेज चल रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं कानपुर का हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ। आदरणीय कप्तान साहब भी बैठे हैं, कहाँ चले गए? क्या चले गए? चलिए मेरा प्रणाम उनको बोल दीजिएगा। सर मैंने कप्तान साहब का नाम इसलिए लिया कि मैं पुलिस अधिकारियों का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। मैं बचपन में भी जब मैं छोटा था तो पिताजी ने हमसे कहा कि पुलिस के बड़े अधिकारी बनना तो सपना हमारा पूरा हो जाएगा। सर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पुलिस में बड़ा अधिकारी बन जाऊं डीएम साहब, लेकिन मैं नहीं बन पाया। तो मैंने कानपुर में फिर अपना पर्सनल थाना खोल लिया। फिर दरोगा जी ने हमको असली थाना दिखाया,
उसके बाद से मैं कवि सम्मेलन में आ गया। पर आप लोगों को मालूम नहीं, औरैया वालों, थाना नाम पता है किसने दिया है? थाना नाम हमारे कानपुर ने दिया है। थाना, चौकी। हमारे यहाँ जब किसी से कुछ कबूल करवाना होता है तो दरोगा एक आदमी को पकड़ के लेके आता है, सिपाही उसको खंबा पकड़ाता है, फिर दरोगा लठ चलाता है, पूछता है तू उस घटना में था? कहता ना, था ना, था ना, वहीं से थाना नाम आया है। तो एक बार आप ताली जोरदार बजा सकते हैं। बहुत अच्छे। चलिए, ये खाना पीना ये ठीक है, ये चलते रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है। आपको मालूम है मैं कानपुर में रहता हूँ, और औरैया में लगभग अभी कुछ दिनों पहले भी आया था, हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार जी बैठे हैं, उन्होंने कहा था, तो मैंने जो वहाँ सुनाया था थोड़ा बहुत वो भी सुनाऊंगा, कुछ मैं आपको नया भी सुनाऊंगा। सर, हमारा कानपुर दुनिया में सबसे विचित्र है। हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, हमारे आप कानपुर आएंगे तो आपको लगेगा इतने विचित्र प्राणी केवल कानपुर में ही रहते हैं। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहाँ लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहाँ उतरिए, वहाँ लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो साहब, मैं उसी कानपुर से आया हूँ। अभी दादा मैं लाफ्टर शो में था मुंबई में, सोनी चैनल में शूटिंग कर रहा था। मैं वहाँ से लौट कर आया, एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना, और औरैया वालों पे जोरदार ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब, एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहीं भाई साहब हुआ कुछ नहीं, हमारा नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। देखिए दीदी सबसे ज्यादा मुस्कुरा रही हैं। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश में सब डीएम साहब ऐसा ही होता रहता है। हमारा कानपुर बहुत अद्भुत है। लोग बड़ी तुलना करते हैं यार तुम्हारे कानपुर। मैं आपको पूरे हिंदुस्तान में जाने का सौभाग्य मिलता है। दिल्ली वालों के पास सर अगर पैसा आ जाए तो बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लाखों खर्चा। मुंबई के लोग अपने बच्चों को फिल्म स्टार बनाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश केवल ऐसा प्रदेश है जिलाधिकारी सर, जहां कैरियर बनाने की ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, हमारे यहां तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। कपड़े भी मोदी जी वाले पहन के आए हैं। हाँ, बस लाल किले में एक ही कमी रह गई थी, मतलब जो पगड़ी है वो वाली नहीं मिली, बाकी ऊपर से नीचे तक उसी वसन में है। ये अपने आप में आनंद देने वाली बात है साहब। आज जिस तरीके से लाल किले से गर्जना हुई है, केवल भारत ने नहीं सुना, पाकिस्तान और पूरे विश्व ने आज हमको सुना कि हम किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। अद्भुत नजारा था सुबह का, सब लोगों ने देखा। उन्हीं के वसन में ये हैं, हमारे बीच श्रेष्ठ गीतकार हैं भैया, यहाँ पर बैठे हैं। वो मोदी जी के कपड़े पहन करके आए, वो भाभी जी का पटका मतलब लेकर के आए हैं घर से। सब अपने आनंद में हैं, लेकिन आप लोग पूरे आनंद में रहिएगा। ये जो यात्रा है, ये जो कविता की यात्रा है, ये आप लोगों को वहां तक लेकर के पहुंचेगी जहां तक आज आप कल्पना भी नहीं कर सकती। हम लोगों के यहाँ जो सबसे पहला कवि है, ये कहते हैं कि सबसे छोटा होता है, हमारे यहाँ आज छोटा कोई कवि है ही नहीं। जिसको मैं सबसे पहले क्रम पर आमंत्रण देने वाला हूं, वो रचनाकार है जिसने जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलता है, आप लोग सब जानते होंगे, लपेटे में नेताजी। कविता का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चैनल पर आता है, लपेटे में नेताजी। उसमें जिसने सर्वाधिक एपिसोड किए हैं, 300 से ज्यादा बार पूरे भारत ने उनके एपिसोड्स देखे हैं, ऐसा गौरव चौहान यहां पर बैठा हुआ है। मैं उसको आमंत्रण देने वाला हूं। तालियां अगर इतनी बजाएंगे तो कोई लाभ नहीं है। गौरव चौहान इटावा का रहने वाला। मैं एक बात उसके बारे में कहता हूं, वो एक ऐसा द्वीप है जो झंझावातों में जगा हुआ है। उस समय जिस समय सरकार नहीं थी, उस समय भी अगर
उस धरती से कहीं से राष्ट्रभक्ति के स्वर फूटा करते थे तो वो हमारे गौरव चौहान के थे। आज ढेठ के साथ आपके सामने हैं। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाए और मैं बड़े मन से आमंत्रण देता हूं प्रिय गौरव चौहान। पावन अवसर को और पावन मंच को प्रणाम करता हूं। आप लोग ऐसे घूर रहे हो मुझे जैसे मैंने ही ट्रंप को बोला था टैरिफ बढ़ा दो। मैं नहीं था वो। देखिए, जितनी भी देर रहूंगा, विश्वास करिए, इस अवसर को, इस पर्व को और इस कवि सम्मेलन के शीर्षक को आपके हृदय और मस्तिष्क पर अंकित करके जाऊंगा। ये गौरव चौहान का दावा है। भाई वाह। 4 पंक्तियां रखता हूं। पहली 4 पंक्तियां इस कवि सम्मेलन का जो शीर्षक है, जरा जुड़ना। पहला कवि हूं, युद्ध में कभी देखा अपने आर्टिलरी में, गोला कोई भरता है, ट्राइगर कोई दबाता है। और रैया के लोगों, तुम गोले भरते रहना, ट्राइगर तो मैं चलाता रहूंगा। तो अब तभी चलेगी। 4 पंक्तियां रखता हूं। आजादी के 78 वर्ष, फिर भी आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, जाने कितनी समस्याएं इस देश में रही, फिर भी ये देश खड़ा है, टिका है। उसका केवल एक कारण है। वो कारण अगर औरैया को समझ में आ जाए तो मुझे शुरू कर देना। ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है। और भारत के दुश्मनों में नहीं, दम जो हिला दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। ये मुल्क तमाम तरह के सम्मान दिए जाते हैं। हिम्मत के साथ गौरव चौहान एक बात बोलना चाहता है। तमाम श्री मिल रहे हैं, रत्न मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, भारती मिल रही है। एक चीज बताता हूं, उससे बढ़कर पूरी कायनात में कुछ भी नहीं है। जिलाधिकारी जी, ये पंक्तियां समर्पित हैं आपको। सबसे बड़ा क्या है इस पूरे कायनात में, इस कुदरत में, प्रकृति में? अपनी माटी की इबादत से बड़ा कुछ भी नहीं। मंच का आशीर्वाद भाई बहुत अच्छे गौरव, वाह 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 वाह। अपनी माटी की इबादत से बड़ा कुछ भी नहीं। मादरे हिंद की चाहत से बड़ा कुछ भी नहीं। और सारे सम्मान रतन तमगे बहुत बोने हैं, एक सिपाही की शहादत से बड़ा कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने ताली नहीं बजाई है उन्हें पता नहीं है, मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं। मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। जो मेरी कविता पर आज ताली नहीं बजाएगा, ईश्वर उनको ऐसा जन्म देगा कि घर घर जाकर बजानी पड़ेगी। बजाते रहो। पंक्तियां सुनाता हूं। देख, मैंने मेरा जन्म सुधार लिया। जी। बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और नेता बैठे हैं। मैं लपेटे में नेताजी करता हूं, लेकिन मैं आज आपको लपेटूंगा नहीं, क्योंकि चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, जब वो गले में तिरंगा लपेट लेता है, भाई वाह वाह वाह, तो उसको लपेटा नहीं जाएगा, उसे लिपटा जाएगा। थोड़ा मुझे जिन तालियों की आदत है वो अभी तक आई नहीं है। 4 पंक्तियां रखता हूं। पूर्व सैनिक बैठे हैं यहां पर, आपके चरणों में नमन करता हूं और अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, जो 18 से 25 साल के बच्चे यहां पर बैठे हैं, अपने नायक चुनना सीख लो, अपने आइडियल चुनना सीख लो। ये मुंबई के नचैये गवैये हमारे नायक नहीं हो सकते हैं। हमारे असली हीरो कोई है तो वो -40 डिग्री सेल्सियस सियाचिन में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारे फौजी भाई। एक यो सैनिक बैठा है गौरव चौहान। मैं 4 दिन से जागा हूं, लगातार कार्यक्रम है, लेकिन मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। मौका मिला मुझे सरहद पर जाने का, पहली बार वर्दियों को देखा बॉर्डर पर, श्रद्धा से देखा। शुक्ला जी, श्रद्धा से देखा तो मुझे कुछ दिखाई दिया। और औरैया के लोगों, दावा करता हूं, आप उन वर्दियों को आप भी अगर श्रद्धा से देखेंगे तो आपको भी वही दिखाई देगा जो मुझे दिखाई दिया था। मेरी सबसे पावन पंक्तियां हैं, मंच के साथ आपको समर्पित, सुनिएगा।
उन वर्दियों को श्रद्धा से देखो। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। श्रद्धा है आपकी। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। तुमको हर फौजी में, बहुत बोला। ऐसे हनुमान जब तक सरहदों पर है, कोई 2-3 टुच्चे जेएनयू में खड़े होकर बोलेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सेना से सबूत मांगेंगे, कुछ लोग मुंह चला देंगे। क्या खास कर रहे हैं लोग? सरकार तनख्वाह दे तो रही है इनको। यहां तक सैनिकों पर प्रश्न किया गया, ये क्या कोई एहसान कर रहे हैं, इन्हें तनख्वाह दे रही सरकार? गौरव चौहान फौजी नहीं है, लेकिन हां उनकी भावनाओं का एक छोटा सा सिपाही जरूर है। मैं जवाब देता हूं उनको, जो सैनिकों के शौर्य को कुछ तनख्वाह से तोलते हैं। वो सैनिक क्या कहता है, पहली बार मंच ये पंक्तियां सुनेगा। और सौभाग्य है कि अजय भैया के साथ बैठकर लिखी मैंने कार में। कल हम लोग शूटिंग से लौट रहे थे, परसों मेरे दिमाग में पंक्तियां ही वहीं बन गई। जवाब है एक फौजी का उन सियासतदानों को जो सेना पर प्रश्न उठाते हैं। वो फौजी क्या कहता है, हमने कभी नहीं कोसा है अपने भाग्य विधाता को। फौजी शिकायत नहीं करता कि हाय मुझे फौज में नौकरी क्यों मिल गई, सरकारी बाबू मिल जाता, आराम से बैठे बैठे खाता। शिकायत नहीं करता है, वो कहता है हमने कभी नहीं कोसा है अपने भाग्य विधाता को। और अय्या आज ये कमजोर पड़ गई पंक्तियां तो मैं देश में कहीं नहीं सुनाऊंगा, आपके हवाले करता हूं। हमने कभी नहीं कोसा है अपने भाग्य विधाता को, हमने तो आभार जताया अपने शक्ति प्रदाता को। अरे लेते क्या है तुम जानो, लेते क्या है तुम जानो, ये हम तो जीवन भर देते हैं वेतन अपनी माता को, और ये तन भारत माता को। आभार हो रही है। अरे लेते क्या है तुम जानो, हम तो जीवन भर देते हैं वेतन अपनी माता को, और ये तन भारत माता को। भाई बढ़िया बढ़िया गौरव, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। एक बहुत अच्छी चीज हुई भारत में, एक ऑपरेशन हुआ, भारत की सेना ने प्रतिक्रिया दी। कितने लोग उस रात आधी रात को जाग रहे थे मुझे बताओ, जब मीडिया में बहुत ऐसा लग रहा था कि आज हम पाकिस्तान को फतेह कर लेंगे। ये गया कराची, वो गया रावलपिंडी, ये गया पेशावर। थोड़ा बहुत हुआ था, ऐसा नहीं है। 22 तारीख, अब 22 मई की वो रात जो लोग जगे थे, यहां मातृशक्ति बैठी है, मैं बताता हूं उस रात को क्या हुआ। आनंद लेना, पहली पंक्ति, उस रात को क्या हुआ। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को। हे माइक वाले, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है। उस रिश्ते का लिहाज करते उसे थोड़ा गाने लायक बनाओ। हाँ? आनंद लेना। ओ दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को। मातृशक्ति आपके चरणों में ये पंक्ति। अगली पंक्ति, दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। हो दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को, ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को। दहशत गर्दी हाय दहशत गर्दी जलाई आधी रात को। बहुत से लोग ताली नहीं बजा रहे, मेरी शिकायत है।
अगली पंक्ति पर हाथ रोक के दिखाओ। अरे गर्दा उड़ाया आधी रात को, गर्दा उड़ाया आधी रात को, उनको कलमा है, उनको कलमा पढ़ाया रात को, उनको कलमा पढ़ाया आधी रात। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, अपने आप ही कहोगे। अरे मच गए हंगामे आधी रात को, मच गए हंगामे आधी रात को, गीले हो गए उठा देना। अरे मच गए हंगामे आधी रात को, गीले हो गए पैजामे आधी रात को। सेना का एक बात याद रखो, इको का बता रही, सिस्टम बता रहा हूं तुम्हें। जब बांसुरी बजे तो इको लगाओ, जब बांस बजे तो बंद कर दो। अब बांस बजने वाला है। मैं भारत सरकार का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऑपरेशन का नाम ये चुना। नारी की अस्मिता का रक्षा करने का इससे बड़ा उदाहरण आपको युद्ध क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा। आइए बताता हूं ये ऑपरेशन था क्या। जुड़ जाना मेरे साथ। ये ऑपरेशन क्या था, सभी सैनिकों को समर्पित पूर्व सैनिक बैठे सुनना। और जो देश की जनता अपनी सेना के साथ नहीं होती है उसे गुलाम होने में ज्यादा समय नहीं लगता। सेना का साथ बनाए रखो, और जो सेना से सबूत मांगते हैं उन्हें कुर्सी के नीचे बिठाए रखो। क्या था? दहशती गढ़ पर हमला। सुनना भाई साहब, कोई प्रॉब्लम? अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चुपचाप बैठो। दहशती गढ़ पर हमला, सुनना, दहशती गढ़ पर हमला, तड़ातड़ जड़ पर हमला, दुष्ट अजहर पर हमला, हाफिजी घर पर हमला, दुष्ट अजहर पर हमला, हाफिजी घर पर हमला, जिहादी सोच पे हमला, गिद्ध की चोंच पे हमला, जिहादी सोच पे हमला, गिद्ध की चोंच पे हमला, पाप के धुर पर हमला, बहावलपुर पर हमला, पाप के धुर पर हमला, बहावलपुर पर हमला। अरे घुटनों तक ला देंगे इतना, घुटनों तक ला देंगे इतना, कर देंगे मजबूर। ऑपरेशन सिंदूर ये है ऑपरेशन सिंदूर, अरे ऑपरेशन सिंदूर ये है ऑपरेशन सिंदूर। भाई बहुत अच्छे गौरव। ये बदला है बिलक बिलक कर टूटे चूड़ी कंगन का, ये बदला है जली हुई तुलसी के रोते आंगन का। फिर से साथ देना हो रैया। अरे ये बदला है भारत माँ की आंख से बहते पानी का, ये बदला है भारत माँ की आंख से बहते पानी का। अरे ये बदला है मुट्ठी भींचे हर एक हिंदुस्तानी का, ये बदला है मुट्ठी भींचे हर एक हिंदुस्तानी का। हृदय की चोट का बदला, हर एक विस्फोट का बदला, हर एक करतूत का बदला, हर एक ताबूत का बदला, हमारी चीख का बदला, हर एक तारीख का बदला, हमारी पीर का बदला। ये है कश्मीर का बदला, ये है कश्मीर का बदला। बहुत बराबर। अरे इस हमले पर सर पटकेंगी, इस बदले पर सर पटकेंगी रोज 72 हूर। ऑपरेशन सिंदूर ये है ऑपरेशन सिंदूर। पंक्तियां दे रहा हूं, ये ताकत है। मैंने कहा ना सेना की ताकत। ये फौजी बैठे हैं, जब जयकारे लगाने वाले आपके पीछे खड़े होते हैं तब आपकी हिम्मत बढ़ती है। मैं पंक्तियां रखता हूं। ये ताकत है 1.5 अरब के भारत के विश्वासों की, ये ताकत है जल थल वायु सेना के एहसासों की। जितने लोग अभी भी खामोश बैठे हैं, ये देशभक्त का ज्वार इनबिल्ट होना चाहिए। कोई गौरव चौहान बार बार न चीखे ताली बजाओ ताली बजाओ, इनबिल्ट होना चाहिए ये देशभक्ति का जज्बा।
ये ताकत है जल थल वायु सेना के एहसासों की। अरे ये ताकत है बहता पानी रोक के आने वालों की। ये ताकत है बहता पानी रोक के आने वालों की। अरे ये ताकत है घर में घुसकर ठोक के आने वालों की। ये ताकत है। और आपके जिस आयुध ने, आपके जिस शस्त्र ने पूरे दुनिया में हंगामा कर दिया है, उसका नाम आएगा, जरा उसको सलामी दे देना। अरे ये ताकत है घर में घुसकर ठोक के आने वालों की। यह है ईमान की ताकत, अमर पहचान की ताकत, फौज के मान की ताकत, ये हिंदुस्तान की ताकत, हमारे होश की ताकत। नाम आ रहा है, तालियां आसमान करना इस बार। अरे हमारे होश की ताकत, हमारे जोश की ताकत, हमारे रोश की ताकत, यह है ब्रह्मोस की ताकत। हम वाह 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 वाह। अरे ये ताकत बर्बाद करेगी आतंकी नासूर। ऑपरेशन सिंदूर, ये है ऑपरेशन सिंदूर।